नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एलपीएम सब्जेक्ट चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे। और इसमें अपन कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं जो इंग्लिश में टॉपिक सेकंड था, इंग्लिश मीडियम की ये क्लास रहने वाली है। और सेकंड टॉपिक जो था वो अपने था रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक की अपन ने बात कर ली थी। अब सेकंड टॉपिक अपना रहने वाला और इसमें अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम की, प्रजनन तंत्र। अपन बात करें कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है अपने जो जंतु होते हैं। रिप्रोडक्शन भी अपन बात करेंगे तो दो में बात करेंगे, एक तो फार्म एनिमल्स में, फार्म एनिमल्स में, और इसके साथ में एक अपन बात करेंगे पोल्ट्री में। इन दोनों में अपन क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, मेल और ये फीमेल दोनों मिलेंगे, इधर से स्पर्म आएगा और इधर से ओव्यूल आएगा। ये दोनों आपस में मिलकर संतति का निर्माण करेंगे, ये आपस में मिलकर संतति का निर्माण करेंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, जनरेशन जो रिप्रोडक्शन होता है। और इसके साथ में ही पोल्ट्री और जो अपने फार्म एनिमल्स है उन दोनों में अलग अलग है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसमें, फार्म एनिमल्स में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो फार्म एनिमल्स में क्रूशियल रोल अदा करता है। और इसके साथ में किसके लिए, मेंटेनिंग हर्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब हर्ड का मतलब होता है जो झुंड है उस झुंड की प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए। जैसे कि अपन बात करते हैं ना, कोई मेल और फीमेल में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, बढ़िया मेल से अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। इससे उसकी प्रोडक्शन, अपने जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्या करता है, मेंटेनिंग हार्ड प्रोडक्टिविटी, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, और इसके साथ में ही ओवरऑल लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिबिलिटी में क्या होता है, सहायक होता है। और इस रिप्रोडक्शन में दोनों रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करके वो क्या करेंगे, अपनी जो रिप्रोडक्शन करेंगे या जनन करेंगे। देखिएगा, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब मेल और फीमेल दो होते हैं, तो मेल के अलग ऑर्गन सिस्टम होता है और फीमेल के अलग ऑर्गन सिस्टम होता है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। The male reproductive system in farm animals is responsible for sperm production and its transfer to female for fertilization। मतलब मेल का जो मेन फंक्शन होता है, जो मेल यानी नर होता है, उस नर का मेन जो फंक्शन है वो है, सबसे पहले तो स्पर्म या शुक्राणु का क्या करेगा, स्पर्म या शुक्राणु का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म का क्या करेगा बेटा, प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन करने के बाद में ये ट्रांसफर करेगा, कहां पर ट्रांसफर करेगा, कि सर ये ट्रांसफर करेगा फीमेल में। कहां पर, फीमेल में ट्रांसफर करेगा। और इसके साथ में किसके लिए करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए करेगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो अपने एनिमल्स में जो है मेन उसका कार्य क्या होता है, स्पर्म मतलब शुक्राणुओं का उत्पादन करना, और इसके साथ में ट्रांसफर टू द फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब अपन बात करें कि ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, अब स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद में वो फीमेल तक जाएंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो वहां तक भेजने का कार्य कौन करेगा, वहां तक भेजने का कार्य मेल करेगा। और किसके द्वारा करेगा, पेनिस के द्वारा, पेनिस के द्वारा वहां तक क्या करेगा, ये जो स्पर्म है स्पर्म को भेजने का कार्य करेगा। इसके साथ में ही पहला आता है टेस्टिस। अब ये तो अपनी पूरी प्रोसेस हो गई कि क्या करता है ये, पर इस प्रक्रिया में पूरे कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वर्षण कहते हैं।
क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन सा है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, बेटा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, जो मैंने कल नंबर दिए थे उन पर आपका टाइम टेबल आ जाएगा। देखिएगा, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो टेस्टिस जिम्मेदार होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसके साथ में ही जो अपने जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी क्या करता है, सेक्रेशन करता है, स्रावण करता है। तो टेस्टिस के दो कार्य याद रखना, सबसे पहले तो ये क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म के प्रोडक्शन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें कौन सा हार्मोन का वो सेक्रेशन करता है, स्रावण करता है, तो टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, ये स्रावण करता है। तो ये अपने टेस्टिस हो जाएगा। इसके साथ में लोकेशन क्या होती है इसकी, स्क्रोटम, और जो कि रेगुलेट, मतलब ये शरीर के बाहर होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को, तापमान को नियमित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए शरीर के बाहर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि टेस्टिस इज ए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, और इसके साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके साथ में ही बात करें तो कौन से हार्मोन का ये सेक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन का। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन आता है एपिडिडिमिस। कौन सा आता है, एपिडिडिमिस आता है। ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, और जिसमें मैच्योर जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योर और क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और इसके साथ में ही मेन बात ये है कि अपने जो स्पर्म बन रहे हैं वो स्पर्म कहाँ बन रहे हैं बेटा, स्पर्म कहाँ पर बन रहे हैं, कि सर स्पर्म तो टेस्टिस में बन रहे हैं। कहां पर बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं। टेस्टिस में बनने के बाद में वो एपिडिडिमिस में आएंगे, किस में आएंगे, एपिडिडिमिस में आएंगे। ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, इस ट्यूब में आएंगे, मैच्योर होने के बाद में इसमें स्टोर होने के लिए आएंगे। किसमें आएंगे, इसमें स्टोर होने के लिए आएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं वास डिफरेंस। क्या आता है, वास डिफरेंस आता है। ये मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट्स मैच्योर स्पर्म फॉर द एपिडिडिमिस टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग एजाकुलेशन। मतलब अपने को बात करनी है कि ये जो वास डिफरेंसा है बेटा, वास डिफरेंसा क्या करता है, ये यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो स्पर्म है ना, स्पर्म को क्या करेगा, यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करेगा एपिडिडिमिस से। मतलब यहां से ले जाकर यूरेथ्रा को देगा, किसको देगा, यूरेथ्रा को देगा। और यूरेथ्रा किसको बोलते हैं, मूत्र मार्ग को बोलते हैं। और जो यूरेथ्रा है एक टाइम में या तो वो मूत्र का श्रावण करता है, या इसके साथ में किसका करेगा, या फिर वीर्य का वो क्या करेगा, श्रावण करेगा। मतलब या तो किसका, जो अपने स्पर्म है उनका, या फिर मूत्र का। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि वास डिफरेंस क्या होता है, मैच्योर स्पर्म को एपिडिडिमिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद में आता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स आती है, जो कि जैसे कि सेमिनल वेसल्स आ गई, पोस्टेट ग्लैंड आ गई, इसके साथ में ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ गई। इसके साथ में ही विच प्रोड्यूस, जो कि सेमिनल फ्लूइड का क्या करती है, कहीं ना कहीं ये श्रावण करती है, और जो कि ट्रांसपोर्ट करने में कार्य करता है, जो कि जो स्पर्म होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड के साथ में द्रव्य के साथ में किसका श्रावण होगा, किसका कौन ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका परिवहन होगा, स्पर्म का होगा। इसके साथ में आता है पेनिस और यूरेथ्रा। क्या आता है बेटा, पेनिस और यूरेथ्रा आता है। द पेनिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन। मतलब पेनिस क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। कोपुलेटरी समागम कैसे होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऐसे होता है कि जो अपने जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म को मादा के प्रजनन अंगों तक, जनन अंगों तक कौन पहुंचाएगा, जो अपने स्पर्म है उन स्पर्म को मादा तक कौन पहुंचाएगा, तो वो पेनिस पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसलिए इसको कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। और यूज्ड फॉर स्पर्म ट्रांसफर, ये स्पर्म ट्रांसफर या शुक्राणुओं का स्थानांतरण करने के लिए क्या किया जाता है, इसका
यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन, मतलब जो यूरेथ्रा है वो दोनों को क्या करता है, दोनों को श्रावण करने का कार्य करता है, एक यूरिन और एक सीमन, बट एक टाइम एक होता है सेपरेटली, मतलब एक टाइम एक होगा। मैटिंग के टाइम ओनली सीमन को वो ट्रांसफर करेगा, ना कि यूरिन को। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ये इसका क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। इसके बाद में आता है भाई साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, उसमें तो स्पर्म का हो रहा था, मेल में तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था, पर अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर किसका हो रहा है कि सर यहाँ पर अपन बात करें तो जो अपने ओव्यूल है, जो अपने अंडाणु है, उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा। तो देखिएगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर एग प्रोडक्शन, मतलब संतति का निर्माण किससे होता है, पहले अंडा बनेगा, अंडे से संतति बनेगी, तो इसमें क्या होता है, एग का प्रोडक्शन, इसके साथ में ही फर्टिलाइजेशन, और इसके साथ में प्रेगनेंसी और पास्चुरेशन का कार्य कौन होता है, कार्य कहां से होता है कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होते हैं। इसमें अलग अलग ऑर्गन शामिल होते हैं, और पहला आता है ओवेरी से। जैसे वहां पर टेस्टिस था, जैसे वहां पर टेस्टिस था, वैसे अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं, जननांग आते हैं, उसमें ओवेरिस आता है, इसको अंडाशय कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और ये क्या करता है, ये अंडाणुओं का क्या करता है, अंडाणुओं का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर एग या ओवा प्रोडक्शन, मतलब ये एग या ओवा के प्रोडक्शन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सेक्रेशन कौन से हार्मोन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किस में होते हैं, फीमेल में। और मेल में बात करें तो कौन सा आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है। इसके बाद में आता है ओविडक्ट, उसमें एपिडिडिमिस थी, इसमें ओविडक्ट आती है। ये क्या होती है, ए ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, मतलब जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है। और ट्रांसपोर्टिंग द फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जो जाइगोट होता है वो यूट्रस तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, कहां तक, यूट्रस तक। और यूट्रस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय। यूट्रस में क्या होगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मतलब जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कहां पर होगा, वो यूट्रस में डेवलप होगा। कहां पर होगा बेटा, यूट्रस में डेवलप होगा। तो याद रखना है कि सबसे पहले ओवेरिस में किसका प्रोडक्शन होता है, ओवा का या एग का, फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर इसके साथ में ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके साथ में ही जो यहाँ से ओविडक्ट से लेकर यहाँ यूट्रस तक जो एग है, एग को ट्रांसफर करने का भी कार्य करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। क्या आती है, सर्विक्स, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स बैरियर बिटवीन यूट्रस और वेजाइना, मतलब ये क्या करती है बेटा, एक प्रकार का बैरियर है सर्विक्स, जो कि यूट्रस के मध्य और वेजाइना के मध्य एक प्रकार की क्या होता है, बैरियर होता है, एक प्रकार का बैरियर होता है। ये कब खुलेगा, ये एस्ट्रस साइकिल में, मतलब शुक्राणुओं को अगर भेजना है, स्पर्म को भेजना है, ये वेजाइना है, ये वेजाइना के अलावा ये क्या आता है, यूट्रस आता है। अगर इस स्पर्म को इधर की ओर भेजना है, अंदर की ओर भेजना है, तो भेजने के लिए ये दीवार क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ये बैरियर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये अपने क्या होता है, एस्ट्रस और हिट पीरियड में होता है। हिट पीरियड में क्या होती है, ये जब ओपन होती है तो इधर स्पर्म चले जाते हैं, स्पर्म की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। तो सर्विक्स किसके लिए होता है, अपन बात करते हैं ना, जैसे कि जो अपने गाय भैंस वगैरह है वो हीट में आती है, ठीक है। और मेनली जो ह्यूमन है, ह्यूमन में इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग ये सारी चीजें होती है। पर अपन बात करें कि जो अपने फार्म एनिमल्स होते हैं, उन फार्म एनिमल्स में जो स्पर्म होते हैं मेल में, वो मेल में कब एक्टिव हो पाएंगे, कब वो एक संतति को जन्म दे पाएंगे, जब ये हीट पीरियड में होगी। और हीट पीरियड में ये क्या करती है, बैरियर, मतलब बीच में बैरियर होता है, और बैरियर होता है तब तो क्या नहीं देगी, बच्चे को जन्म नहीं देगी। और जब ये बैरियर नहीं होगा और इसमें स्पर्म प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा, ये बच्चे को जन्म देगी। तो ये सर्विक्स इसलिए काम करती है। इसके बाद में आता है वेजाइना। वेजाइना कोपुलेटरी क्या है, ऑर्गन है। और इसके साथ में अपन बात करें मेल में कौन सा आता, पेनिस।
क्या था बेटा? पेनिस था। वेयर सीमन इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द नेचुरल मेटिंग। इसके साथ में आल्सो सर्व्स बर्थ कैनल, मतलब ये बर्थ कैनल का भी कार्य करती है। मतलब बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? वेजाइना से होता है। कहाँ से होता है बेटा? वेजाइना से क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। बच्चा कहाँ से देगी? जो अपने फीमेल है वो कहाँ से देगी? वेजाइना से देगी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसका डायग्राम है। इसके बाद में बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल इन फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स में क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल होता है, उसकी बात करते हैं। तो द एस्ट्रस साइकिल रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल को ये क्या करता है? रेफर करता है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोएस्ट्रस। कौन आता है? प्रोएस्ट्रस आता है। फोलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट होती है, एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है? बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के बाद में इसमें आता है भाई साहब एस्ट्रस। क्या आता है? एस्ट्रस आता है। हीट पीरियड। फीमेल इज रिसेप्टिव टू मैटिंग, मतलब मैटिंग के लिए क्या होती है? तैयार होती है। मैटिंग के लिए क्या होती है बेटा? रेडी होती है। मैटिंग के लिए क्या होगी? रेडी होगी, तैयार होगी। और ओव्यूलेशन अकर्स, मतलब इसमें क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा और अंडाणुओं का उत्पादन होगा। बेटा अब मैटिंग के लिए तो वो तैयार है। मैटिंग के लिए कब तैयार होगी? जब उसमें ओव्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? उसमें ओव्यूल बनेंगे, मतलब अंडाणु बनेंगे। और अंडाणु बन रहे हैं, इधर से क्या आएंगे? स्पर्म आएंगे, शुक्राणु आएंगे, दोनों मिलकर संतति का निर्माण कर देंगे। यही रिप्रोडक्शन है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कि एस्ट्रस साइकिल में अपन बात करते हैं कि हीट पीरियड में एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है? वो बच्चे को जन्म दे सकती है अगर स्पर्म उसके कांटेक्ट में आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है? फीमेल इज रिसेप्टिव टू मैटिंग, मतलब इस कंडीशन में ये रिसेप्टिव रहती है मैटिंग के लिए, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन क्या होते हैं? अकर्स होते हैं, मतलब गठित होते हैं, उत्पादन होता है। इसके साथ में ही आता है मेटास्ट्रस आता है, जिसमें कार्पस ल्यूटियम डेवलप होती है और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसके साथ में ही डाइएस्ट्रस आता है। कार्पस जो कार्पस ल्यूटियम है वो फुल्ली फंक्शनल होती है। और इफ नो प्रेगनेंसी अकर्स, मतलब इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, इट रिग्रेस, मतलब इसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसमें दोनों अगर साथ में भी आ जाएंगे तो भी क्या नहीं होगा? तो भी अपने क्या नहीं हो पाएगा? तो भी अपने जो है कहीं ना कहीं जो बात करते हैं, जो मैटिंग की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है? सबसे पहले काऊ में 21 डेज का होता है, बफेलो में 21 डेज का होता है, और इसके साथ में गोट में 16 से 17 दिन का होता है, ओर्स में कितना होता है? 21 डेज का होता है, पिग में 21 डेज का होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अपन बात करते हैं जनरली अगर किसी के पशु वगैरह हो तो ये ऐसा सुना होगा कि अब की बार हीट पीरियड में जो अपने काऊ है या बफेलो है वो हीट पीरियड में आई, जैसे कि 18 तारीख को आई, तो फिर वो नेक्स्ट कब आएगी? 21 दिन बाद में आएगी। कब आएगी? 21 दिन बाद में क्या आएगी? भैंस आएगी, मतलब बफेलो आएगी, फिर काऊ आएगी। तो यहाँ पर अपने को सीखने को मिल रहा है कि जो हीट पीरियड में है वो कब आती है? वो एस्ट्रस साइकिल के बाद में आती है। क्योंकि ये जो है ये एस्ट्रस है, जो हीट पीरियड है, ये कब आएगा? कि सर ये तो 21 दिन बाद में आएगा, ये तो इसमें तो 21 दिन बाद में आएगा, इसमें 16 दिन बाद में, इसमें 21 दिन बाद में, इसमें 21 दिन बाद में आता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इसमें आता है फर्टिलाइजेशन अकर्स कब अकर होता है? कब निषेचन होता है? स्पर्म किसके साथ में मिलते हैं? एग के साथ में या अंडाणु के साथ में मिलते हैं, तब क्या होता है? तब अपने फर्टिलाइजेशन होता है। और कहां पर? ओविडक्ट में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं बेटा? ओविडक्ट में मिलते हैं। कहां पर मिलेंगे? ओविडक्ट में मिलेंगे। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो ओविडक्ट में होगा, और जो मेल ऑर्गन है और जो फीमेल ऑर्गन है, मतलब स्पर्म और जो एग है, वो कहां पर मिलेंगे? ओविडक्ट में मिलेंगे, और नई संतति को क्या कर देंगे? जन्म दे देंगे। इसके बाद में बात करते हैं बेटा, जो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे कि मैं बात करता हूं कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ओविडक्ट के द्वारा वो कहां पर आ जाएगा? वो जाइगोट, वो जो जाइगोट है वो यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में ही वो जो है, वो जो अंडा है वो अंडा विकसित होगा और फिर वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही अपनी प्रोसेस होती है। काऊ में 280 डेज की प्रोसेस होती है, बफेलो में ये 310 डेज की होती है, गोट में सिप में 145 से 150 दिन की, हॉर्स में 335 दिन की, पिग में 114 दिन की होती है। इसके बाद में बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पोल्ट्री।
किसमें बात करेंगे? पोल्ट्री में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जो अपन बात करें ना कि उसमें फार्म एनिमल्स में और इनमें क्या अंतर होता है। फार्म एनिमल्स में इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी मैं आपको बता दूंगा शॉर्टली रूप से कि किस किस में क्या क्या अंतर होता है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें एक तो पोल्ट्री में मेल और फीमेल दोनों का योगदान होता है। ये तो बात अच्छी है, ये तो अपन पहले भी बात कर रहे थे। मेल और फीमेल दोनों का क्या रहता है? योगदान रहता है, पर 50% आनुवंशिकता में योगदान इसका रहता है, 50% इसका रहता है। एक तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और एक पोल्ट्री में क्या नहीं होता? पेनिस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पेनिस नहीं होता है। ये दो चीजें आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है कि सबसे पहले कि जो लक्षण आते हैं, जैसे कि संतति में लक्षण आएंगे, 50% मेल के आएंगे, 50% किसके आएंगे? फीमेल के आएंगे। और इसके साथ में ही इसमें जो पेनिस नहीं पाया जाता, पोल्ट्री में क्या नहीं पाया जाता बेटा? पेनिस नहीं पाया जाता है। पेनिस क्या होता है? एब्सेंट होता है। पेनिस क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पोल्ट्री। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पोल्ट्री आता है। मतलब जो पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री का जो प्रजनन तंत्र है वो कैसा होता है? हेट्रोसेक्सुअल होता है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड होती है मेल और फीमेल दोनों की। मतलब हेट्रोसेक्सुअल इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल दोनों की क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपन इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम को अपन हेट्रोसेक्सुअल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों की क्या होती है? दोनों की क्या होती है? जरूरत होती है। इसके साथ में ही इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में, तो वो दोनों का 50-50% होता है, दोनों का आधा आधा होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका, कि द मेल कंट्रीब्यूट्स हिज हाफ बाय वे द स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड कैरिड द सीमन। मतलब इसमें क्या होता है? टेस्टिस के द्वारा क्या होते हैं? वही उसी की बात है कि टेस्टिस के द्वारा क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। और इसके साथ में ही ये किस में होता है? सीमन में होता है। किस में होता है? मतलब जो अपने स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म ऐसे ही नहीं होते, वो फ्लूइड के साथ में होते हैं, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? उसको सीमन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिएगा, द फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट्स हर्स ओव्यूम कैरिड बाय एग यॉक प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरी। अब इसमें देखना कि ये बोल रहा है कि फीमेल तो मेल तो किस लिए किसके द्वारा योगदान देता है? कि टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का होगा, और स्पर्म किस रूप में पाई जाएंगी? सीमन के रूप में पाई जाएंगे। तो ये तो इस प्रकार से अपना योगदान देता है। पर ये जो अपनी फीमेल है, फीमेल किस प्रकार से देगी? ओव्यूम के द्वारा। किसके द्वारा होगी? ओव्यूम के द्वारा। ओव्यूम तो स्पर्म की तरह हो जाएंगे, पर ये अकेले नहीं पाए जाते हैं, ये एग योक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एग योक में पाए जाते हैं, अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। इसके साथ में ही इनका प्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? ओवेरी के द्वारा होगा। उसमें किसके द्वारा हो रहा था बेटा? उसमें कहीं ना कहीं टेस्टिस के द्वारा हो रहा था, और इसमें किसके द्वारा हो रहा है? ओवेरी के द्वारा हो रहा है। ये आपको याद रखना है। और जो अपने ओव्यूम होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोडिस्क, और इसके साथ में ब्लास्टोड्रम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे आता है कि अपन ने बात कर ली है कि जो ओव्यूल होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? ब्लास्टोडिस्क, और इसके साथ में ही ब्लास्टोडर्म के नाम से जानते हैं, जर्म डिस्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपने आता है कि जो अपने ओवेरी होती है, ओवेरी होती है, ओवेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय में फोलिकल जो क्या होता है? एक फोलिकल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोलिकल होता है। फोलिकल, अंडाशय में फोलिकल से निकलने के बाद में जो जर्दी है, जो योक है, वो ओविडक्ट में जाती है। मतलब आफ्टर रिलीज द फोलिकल
ऑन द ओवेरी, ओवेरी पर फॉलिकल रिलीज होगी और फिर योक मूव्स इनटू ओविडक्ट, वो कहां पर जाएगी, ओविडक्ट में जाएगी और फिर क्या होगी, फर्टिलाइज्ड होगी, मतलब निषेचित होगी। क्या होगी बेटा, निषेचित होगी। और इसके साथ में ही वो किस किस में मिलती है, एल्बुमेन में मिलती है, सेल मेम्ब्रेन में मिलती है और सेल में मिलती है। इसके बाद में आता है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि अब अपन ने जनरल पढ़ लिया दोनों का कि किसका योगदान क्या रहता है, किसका क्या रहता है। अब आता है मेन अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो आता है नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। एक तो मैंने कहा कि बेटा इसमें क्या अनुपस्थित होता है, पेनिस अनुपस्थित होता है। पेनिस क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। इसके साथ में ही जो डोमेस्टिक फाउल है, डोमेस्टिक फाउल है, उसमें 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, डोमेस्टिक फाउल में 2 क्या पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और डिफरेंट डक्ट, इनमें क्या होता है, जो प्रत्येक होता है वो क्या होता है, उससे एक एक डिफरेंट डक्ट निकलती है। और इसके साथ में ही जो कि वर्षण से क्लोअक तक जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों से क्या निकलती है, डिफरेंट डक्ट निकलती है। मतलब क्या निकलेगी, अगर हिंदी में बात करें तो शुक्रवाहिनी निकलती है और जो कि वर्षण से, टेस्टिस से क्लोअक तक जाती है। इसके बाद में देखिएगा पक्षियों में अन्य, मतलब पोल्ट्री में, पोल्ट्री में अन्य जानवरों की तरह क्या नहीं होता है, पेनिस नहीं होता। पेनिस क्या होता है इनमें बेटा, एब्सेंट होता है। पेनिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके बाद में देखिएगा टेस्टिस का जो आकार होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टेस्टिस का आकार पोल्ट्री में किस प्रकार का होता है। टेस्टिस में, टेस्टिस का टेस्टिस का टेस्टिस का टेस्टिस का पोल्ट्री में बीन शेप्ड होता है। इसका आकार कैसा होता है, बीन के आकार का होता है। और इसके साथ में बैकबोन के सामने ये किडनी के पास में स्थित होते हैं। मतलब ये जो टेस्टिस है ना, ये जो पोल्ट्री की बैकबोन होती है उसके किडनी के पास में स्थित होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो टेस्टिस होते हैं उनका आकार समान नहीं रहता है। एनी टाइम उनका जो शेप है, जो उनकी शेप है वो शेप समान नहीं होती है, उनकी शेप समान नहीं होती है। मैटिंग के टाइम या मैटिंग के समय ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मैटिंग के समय ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब संभोग होगा तो उस टाइम ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे टेस्टिस। और ऐसे ये क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। तो ये याद रखना कि इनका जो आकार है, जो शेप है, वो एक समान नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, चेंज होते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं मैटिंग के टाइम। इनमें एक और खासियत होती है, जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो राइट टेस्टिस से बड़ा होता है। लेफ्ट टेस्टिस इसमें क्या होगा, राइट टेस्टिस से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जो बायां वर्षण होता है वो दाएं वर्षण से क्या होता है, बड़ा होता है। बायां वर्षण दाएं वर्षण से क्या होता है, दाएं वर्षण से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें, प्रत्येक वर्षण के अंदर, मतलब जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस में एक फ्लैटेंड एरिया होता है। और इसके साथ में ही जो कि मैमल्स में एपिडिडिमिस के समान पाया जाता है। मतलब जो अपन एपिडिडिमिस की बात कर रहे थे ना, वैसे ही ये फ्लैटेंड एरिया क्या करता है, कार्य करता है। किसमें, टेस्टिस में। टेस्टिस से क्या जुड़ी हुई थी, एपिडिडिमिस जुड़ी हुई थी। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें फ्लैटेंड एरिया जुड़ा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म मैच्योर होने के बाद में इसी के अंदर आते हैं। देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं, द डिफरेंट डक्ट स्टार्ट एट द फ्लैटेंड एरिया। मतलब जो शुक्रवाहिनी है, डिफरेंट डक्ट है, वो क्या होती है, इसी चपटे एरिया से क्या होती है, शुरू होती है। क्योंकि अपन बात करते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस है, उस टेस्टिस से एक ओविडक्ट जुड़ी होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे देखिएगा, ये आपके डायग्राम दिया हुआ है, ये आपके डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके बाद में बात करते हैं डिफरेंट ओविडक्ट या डक्ट। देखिएगा, शुक्रवाहिनी ओविडक्ट स्पर्म को टेस्टिस से
क्लोअक तक लेकर जाती है। मतलब मैंने बात की थी कि टेस्टिस से जो अपने डिफरेंट डक्ट जुड़ी हुई है वो कहाँ तक लेकर जाएगी, वो क्लोअक तक लेकर जाती है। किस तक लेकर जाती है, मतलब उनका कार्य यही है, डिफरेंट डक्ट का कार्य यही है कि ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं लेकर जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डक्ट स्पर्म को कहां से कहां तक, टेस्टिस से क्लोअक तक ले जाने का कार्य करती है। और इसके साथ में जहां से वह मैटिंग के दौरान ओविडक्ट में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। किसमें, ओविडक्ट में वो क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे बात करते हैं कि जो अपने डिफरेंट डक्ट होता है, एंटर ए स्मॉल पिंपल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये शुक्रवाहिनी में क्लोअक एक छोटे फुंसीनुमा संरचना में क्या होता है, प्रवेश करता है। क्लोअक क्या करेगा, एक छोटी फुंसीनुमा, मतलब इसमें पेनिस की जगह, उसमें पेनिस उपस्थित नहीं है ना, उस पेनिस की जगह पिंपल लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। कैसी होती है बेटा, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। किसकी जगह होती है, पेनिस की जगह होती है। जो पेनिस पाया जाता है ना अपने मैमल्स में, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पिंपल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। द स्ट्रक्चर इक्वेट्स टू मैमलियन पेनिस, मतलब जो मैमल्स में जो पेनिस पाया जाता है उसके समान ये होती है, समकक्ष होती है। इसके बाद में बात करते हैं, द डिफरेंट डक्ट इज क्वाइट नैरो एट द फर्स्ट वाइड एज ए अप्रोच द क्लोअका, मतलब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डक्ट प्रारंभ में तो क्या होती है, सकड़ी होती है, और जैसे जैसे क्लोअका तक पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते क्या होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। फिर आता है टेस्टिस और स्पर्म। टेस्टिस के टाइम मैंने बता दिया था कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और इसमें टेस्टिस में क्या होती है, कई ट्यूबवेल्स होती है, मतलब कई नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है। और इसके साथ में ही बात करें तो इन्हीं नलिकाओं में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, मियोसिस होता है, और जिसके कारण क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। मतलब बात कर रहे हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, इसे टेस्टिस करता है। तो टेस्टिस क्या होता है, जो अपनी सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होती है, इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। इनमें कौन सा होगा, मियोसिस होगा। इस मियोसिस के द्वारा ही क्या बनेंगे बेटा, स्पर्म बनेंगे। इस मियोसिस के द्वारा ही क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। इसके बाद में आता है, द स्पर्म कैरी हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो, मतलब अपन बात करें जो स्पर्म है एम्ब्रियो के निर्माण के लिए आवश्यक कुल गुणसूत्रों का कितना देते हैं बेटा, 50% भाग लेकर जाते हैं। क्योंकि अपन ने कहा था कि 50% भाग तो कौन लेकर आएगा, फीमेल, और 50% कौन लेकर आएगा, कि सर 50% मेल लेकर आएगा। तो यहाँ पर 50% कौन लेकर आ रहा है, मेल लेकर आ रहा है स्पर्म के साथ में। इसके बाद में बात करते हैं, शेष जो बाकी के होते हैं वो क्रोमोसोम कहां से आते हैं, वो अपने मदर से आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, जो अपने 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो फ्लूइड होता है, जो सीमन होता है, उसमें कितने एवरेज कितने स्पर्म होते हैं, तो 3 से 5 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आते हैं कि अगर अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा किसको देखते हैं, स्पर्म को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा, स्पर्म को देखते हैं। तो जो स्पर्म है वो कैसा दिखाई देता है, एक लॉन्ग पॉइंटेड हेड और विथ लॉन्ग टेल, मतलब एक तो लॉन्ग पॉइंटेड क्या दिखाई देगा, उसका हेड दिखाई देगा, और इसके पीछे उसकी पूंछ दिखाई देगी। वो अपने क्या होता है, वो स्पर्म होता है पोल्ट्री का। इसके साथ में ही टेस्टिस के द्वारा एंड्रोजन नामक हार्मोन क्या होता है, उत्पादित होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ऑर्गन्स का नाम पता होना चाहिए, ऑर्गन्स का आपको कार्य पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट अपने आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक जो फाउल होते हैं उनमें मादा प्रजनन तंत्र में ओवेरी होती है। मतलब अपन बात कर रहे थे बेटा कि ओवेरी ही इसमें सब कुछ क्या करती है, कार्य करती है। इसमें ओवेरी ही सब कुछ कार्य करती है। ओवेरी ही क्या करेगी, एग का प्रोडक्शन करेगी। ओवेरी ही एग का प्रोडक्शन करेगी, और ये एग कहीं ना कहीं ओविडक्ट में जाकर कहां पर होगा, जो अपने ऐसे मान लो कि जो निषेचन होगा वो कहां पर होगा, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, ओविडक्ट में जाकर होगा।
कहां पर होगा, ओविडक्ट में जाकर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अपने को ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि अपन ने पहले ही सारी चीजें पढ़ ली है कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। अपने को जो मेन मेन चीजें हैं वो ही अब इसमें पढ़नी है। तो देखिएगा सबसे पहले ओवेरी आता है। क्या आता है, ओवेरी आता है। और ओवेरी किसका बना होता है, फॉलिकल्स का बना होता है, फॉलिकल्स का बना होता है। उनमें एक या तो ओव्यूम होता है या योक होती है। मतलब ओव्यूम का मतलब क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है बेटा, अंडाणु। तो उनमें क्या होती है, फॉलिकल का बना होता है। और फॉलिकल का बना होता है तो इसमें एक तो क्या होती है, या तो ओव्यूम होती है या योक होती है। किसमें, ओवेरी में। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे की अपन बात करते हैं। तो आगे अपने आता है ये फॉलिकल की स्टेप्स दे रखी है, योग का फॉर्मेशन दे रखा है। इसके बाद में अपन चलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट में मेन क्या होता है कि सर ओविडक्ट में तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, वो निषेचन कहाँ पर होता है, वो निषेचन अपने होता है ओविडक्ट में। कहां पर होता है, ओविडक्ट में होता है। तो देखिएगा डिंब वाहिनी या ओविडक्ट का कार्य एग को पूरा करने के लिए एल्बुमेन और इसके साथ में सेल मेम्ब्रेन और किसके बना होता है, सेल का बना होता है। मतलब जो अंडा है, जो अंडे के बाहर आपने एक खोल भी देखा होगा, चारों ओर एक खोल होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और भी कई लेयर होती है, फ्लूइड भी होता है। तो उनको क्या क्या मिलकर बना होता है, एल्बुमेन और इसके साथ में सेल मेम्ब्रेन और इसके साथ में सेल का क्या होता है, बना हुआ होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो ओविडक्ट है वो एक प्रकार की क्या होती है, लंबी ट्यूब होती है। और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है कौन सा, इनफंडिबुलम होता है, जो कि ओव्यूम को पकड़ता है। और फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, इनफंडिबुलम में। जो सारे कार्य मैं बताया था ऊपर वो सारे हो रहे हैं इनफंडिबुलम में। क्या हो रहा है, ओव्यूम को पकड़कर ही क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आता है मैग्नम। मैग्नम में क्या होता है, एल्बुमेन का जो है, एल्बुमेन का 40% से अधिक भाग, क्योंकि अंडा बनेगा तो अंडा में एल्बुमेन से भी मिलकर बनता है। तो एल्बुमेन का 40% से अधिक भाग किसके द्वारा होगा, मैग्नम के द्वारा। फिर आता है इस्थमस। इस्थमस में क्या होता है, एल्बुमेन और इसके साथ में ही ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन उत्पन्न करेगा। कुछ ये करेगा 20%, 40% ये, 40% ये। फिर इसके बाद में आता है यूट्रस। यूट्रस क्या करता है, ये सेल बनाता है। एक तो सेल का मतलब होता है अंडे का जो खोल होता है, इसके साथ में एल्बुमेन का 40% भाग बनाता है। फिर आता है यूजाइना। यूजाइना की जो क्यूटिकल परत होती है, बाहरी जो परत होती है, वो अंडे को बाहर निकालने में सहायक होती है। मतलब मैंने कहा था कि वेजाइना के द्वारा ही क्या करेगा, अंडा जो है, एक जो है वो क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो ये आज का जो टॉपिक था अपना रिप्रोडक्शन फार्म एनिमल्स में और इसके साथ में पोल्ट्री में, वो कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में अपने सभी साथियों को आपको मैसेज करना है, सभी को बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर क्लासेस चल रही है सभी टॉपिकों की, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।